नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों बता दें, जैसा कि आपको पहले मैंने बता दिया था कि सुपर टेट क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली है, तो दोस्तों बिल्कुल किसी वजह से जो है कि कल मैंने कहा था हालांकि, तो कल मैं आपको जो है कि क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर निश्चित रूप से आज आपको ये क्लास देखकर बहुत ही जो है कि अच्छा महसूस होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज से ये क्लासेस डेली बाई डेली चलती रहेंगी किसी न किसी सब्जेक्ट की। तो बाकी हम लोग बात करें तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है चीज़ें कवर करेंगे, यानी पहले एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, और बीच में देखेंगे तो आपका जो है कि डबल सब्जेक्ट जो है कि स्टार्ट होगा जल्दी ही, यानी कि आपको दो क्लासेस एक साथ देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं तो पूरा वीडियो एक बार आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही आप सोचिएगा कि क्या जो है कि आपको यूज़फुल है कि नहीं है वीडियो। फिर आप हमको कमेंट में बताइएगा। उसके बाद अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या फिर सजेशन है तो उसको भी आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम काम करेंगे। पर पहले आप एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी सुपर टेट की जो तैयारी है इस चैनल पे बेहतर तरीके से कराई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यदि आप जो है कि टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले ही आपको कहा था कि टीचिंग कौशल से स्टार्ट करेंगे, शिक्षण कौशल से जो है कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। तो पहला जो क्लास है आपका उसी से है, शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग और एक बार अपना प्रेजेंटेशन दे दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए सभी लोग। एक बार हम जो है कि दिखा देंगे किसमें, तो कमेंट में। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, शिक्षण की विधियां एवं कौशल पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। जब हम शिक्षण कौशल को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा ये माइंड में आएगा कि आखिर इसका अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले हमें उसके अर्थ को जानना बेहद ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षण का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल सी बात करें तो विद्यालयों में सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने, ध्यान दीजिएगा, सीखने सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः कौन करता है, तो शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है, ये हम जानते हैं। और इसे ही क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। बात समझ में आ गई। यानी जो विद्यालय में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, यानी कि अध्यापक क्या करता है, खुद भी सीखता है और विद्यार्थियों को भी सिखाता है, पढ़ता है और पढ़ाता है। तो यही जो प्रक्रिया है जो सामान्यतः शिक्षक द्वारा की जाती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, टीचिंग कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि शिक्षण का अर्थ आपको समझ में आया होगा। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है, तो सामाजिक प्रक्रिया है। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा, इसलिए बहुत शॉर्ट नोट्स जो है कि मैंने यहाँ पर नहीं आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट छुपा हुआ है जो आपके एग्जाम्स में कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। देखिए यहाँ तक बात हुई कि शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है। उसके बाद शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक जो है समाज परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान कौशल व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर, आगे चलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं। तो शिक्षा एक क्या है, तो त्रिध्रुवीय गत्यात्मक अंतःक्रियात्मक व सो उद्देश्य प्रक्रिया है। यानी त्रिध्रुवीय है, तो त्रिध्रुवीय में क्या है, तो गत्यात्मक है, अंतःक्रियात्मक है और सो उद्देश्य प्रक्रिया है। ये तीन ध्रुव हैं। और जिसके यहाँ पर दिया है कि जिसके तीन प्रमुख ध्रुव कौन कौन से हैं, जो त्रिध्रुव शिक्षा एक त्रिध्रुवीय जो कि क्या है, प्रक्रिया है। तो इसमें पहला जो है आपका हो जाएगा शिक्षक, दूसरा होगा विद्यार्थी और तीसरा होगा पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु। शिक्षक जो सिखा रहा है, सीख रहा है, विद्यार्थी जो सीख रहे हैं, और विषय वस्तु यानी किस चीज़ को वो सिखा रहे हैं, वो जो आप पढ़ते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट है आपका पाठ्यक्रम है वो। उसके बाद बात कर लेते हैं तो उपयुक्त तीनों ध्रुवों के मध्य, यानी इन तीनों ध्रुवों के मध्य में संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षण है। बात समझ में आई। यानी शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु को जोड़ने का जो काम कर रही है, संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया बन रही है, उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण है। ठीक है, तो तीनों पक्षों के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता कौन है, तो शिक्षक अपने शिक्षण के माध्यम से करता है। यानी इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है, तो शिक्षण के माध्यम से शिक्षक जो है कि करता है।
शिक्षण में इन तीनों पक्षों का होना आवश्यक है। शिक्षण में इन तीनों पक्षों का किसको आवश्यक होना जरूरी है, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। बात समझ में आई? क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जो शिक्षण का सामान्य अर्थ आखिर होता क्या है। इसकी हम 3 तरीके से बात करेंगे, सामान्य अर्थ, व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ। तीनों तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं शिक्षण का सामान्य अर्थ। तो ज्ञान प्रदान करना तथा तथ्यों का बोध कराना। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियां, शिक्षण विधाओं जैसे खेल, वार्तालाप, प्रश्न, वर्णन, कहानी, कविता, टीएलएम, पाठ्यपुस्तकों का सहारा लेता है। वह अपने शिक्षण द्वारा ही छात्रों को विषय वस्तु सीखने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो ये है आपका शिक्षण का सामान्य अर्थ कि जो ज्ञान प्रदान करना है शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, तथ्यों का बोध कराना है विद्यालय में। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि विद्यालय में छात्र केवल अकेले ही जो है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता है, बल्कि क्या करते हैं, शिक्षक भी। पहले ही हम पढ़ लिए हैं कि जो शिक्षण कार्य है वो क्या है, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी शिक्षक जो है खुद भी सीखता है और छात्रों को भी क्या करता है, सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ना कि बल्कि शिक्षक अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुँचाने के लिए क्या करता है, विभिन्न क्रियाकलापें करता है, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का यूज करता है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें जिसको हम टीएलएम कह लेते हैं। ठीक है, शिक्षण विधाओं की बात कर लेते हैं तो खेल है, वार्तालाप है, प्रश्न है, वर्णन है, कहानी है, कविताएं हैं। इन सभी का यूज करके वो क्या करता है कि सिखाने का प्रयास करता है, ज्ञान को प्रदान करने का प्रयास करता है, तथ्यों का बोध कराने का प्रयास करता है। किसके अंतर्गत, तो छात्रों के अंतर्गत। उसके बाद बात कर लेते हैं कि शिक्षण और अधिगम क्या है, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं, और शिक्षण तब तक अधूरा रहता है जब तक सीखने वाले ने अपने ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता न उत्पन्न हो। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि शिक्षण कब तक अधूरा रहता है। पॉइंट बन सकता है आपका कहीं से भी एग्जाम्स में। तो शिक्षण तब तक अधूरा रहता है जब तक सीखने वाले में जो है अपने जो प्राप्त ज्ञान है उसको अगर जीवन में प्रयोग करने की क्षमता नहीं उत्पन्न हो गई है तो शिक्षण आपका अधूरा है। यदि क्षमता उत्पन्न हो जाती है तो अभी आपका शिक्षण जो है कि पूरा होगा। उसके बाद जो सबसे पहले पॉइंट बोला था कि शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि शिक्षण शब्द का जो प्रयोग है प्राचीन काल से होता रहा है और इसकी सफलता सीखने वाले द्वारा प्राप्त अर्जित ज्ञान पर निर्भर है। बात समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो शिक्षण शब्द है ये प्राचीन काल से यानी पुराने समय से ही इसका प्रयोग होता आ रहा है और इसकी सफलता जो है कि क्या है कि सीखने वाले द्वारा प्राप्त अर्जित ज्ञान पर निर्भर है, यानी जो सीख रहा है उसके ज्ञान पर क्या करता है, निर्भर है। शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है, यानी यहाँ बोला गया है कि शिक्षण उसी समय होता है जब कुछ सीखा जाता है, और हम जो कि क्या करते हैं, जब भी कुछ सीखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, शिक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षण का व्यापक अर्थ। वो जो था ऊपर उसकी बात करें तो शिक्षण का सामान्य अर्थ था। उसके बाद व्यापक अर्थ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो व्यापक अर्थ में शिक्षण मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हमने जो सामान्य अर्थ पढ़ा था तो यही जाना था कि जो है कि शिक्षक जो है क्या करता है, अपने ज्ञान को क्या करता है कि विद्यार्थियों में ज्ञान का बोध कराता है, उन्हें सिखाता है चीज़ें, और उसके लिए कुछ लर्निंग मटेरियल्स का यूज करता है विद्यालयों में। तो वो होता है शिक्षण का सामान्य अर्थ। उसके बाद बात कर लेते हैं शिक्षण का जो व्यापक अर्थ है। तो इसको व्यापक अर्थ में बात की जाए तो शिक्षण जो है मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि आप हमेशा पूरे जीवन भर क्या करता है, मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन,
माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जीवन पर्यंत जो है कि क्या होता है, कुछ न कुछ चीज़ें हम हर जगह से सीखते रहते हैं, अपने समाज से, अपने विद्यालय से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बाहर के समाज से, इन सभी जगहों से हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से कुछ न कुछ चीज़ें क्या होती हैं, किसी घटना से हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये जो है शिक्षण का क्या है, व्यापक अर्थ है। जैसे दिया है यहाँ पर कि परिवार, विद्यालय, समाज, वातावरण, उद्योग, सिनेमा, राजनीति, कला व साहित्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार के साधनों से व्यक्ति जीवन भर क्या करता रहता है, सीखता रहता है। तो ये है शिक्षण का व्यापक अर्थ। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण का संकुचित अर्थ होता क्या है? तो संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। यानी सिर्फ बालकों को क्या करना, ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही यहाँ पे क्या कहला जाता है, शिक्षण हो जाता है। संकुचित अर्थ की बात करें और यह शिक्षण जो है कि पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है तथा बालक को कुछ निश्चित वर्षों तक ही दिया जाता है। यानी केवल विद्यालयों की बात करें और इसमें केवल औपचारिक साधनों का प्रयोग होता है। यानी कि उसका उदाहरण भी दिया है कि विद्यालय व कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को प्रदान किया जाने वाला जो शिक्षण कार्य है उसी को कहा गया है शिक्षण का संकुचित अर्थ। यानी शिक्षण का अगर हम अर्थ है अगर पूछे कोई तो संकुचित अर्थ में बता सकते हैं कि जो विद्यालय में केवल बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसी से रिलेटेड है। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं इसके व्यापक अर्थ की, तो जीवन पर्यंत चलने वाली जो हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है ये इसका व्यापक अर्थ में आ जाता है। और कुछ लर्निंग मटेरियल द्वारा बच्चों को हम क्या करते हैं कि कक्षा कक्ष में बच्चों को जो है कि अपने ज्ञान का बोध कराते हैं, सिखाते हैं, तो वो जो आता है आपका सामान्य अर्थ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं लोगों ने दी हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो गेज के अनुसार पहली जो इसकी परिभाषाएं दी गई है इसको बताया गया है शिक्षण के अर्थ को। तो गेज कहते हैं कि शिक्षण एक प्रकार का क्या है, पारस्परिक प्रभाव है और जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में क्या करना, वांछित परिवर्तन लाना। गेज कहते हैं कि शिक्षण एक क्या है, एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। ठीक है, यह क्या है, पारस्परिक प्रभाव है और जिसका उद्देश्य क्या है, तो दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यानी परिवर्तन हो रहा है, यानी वह क्या हो रहा है, शिक्षण कार्य हो रहा है, वहाँ परिवर्तन हो रहा है, वो सीखा जा रहा है। ठीक है, तभी सीखने के बाद उसके ऊपर क्या हो रहा है, वांछित परिवर्तन व्यवहारों में देखने को मिल रहा है। तो ये किसने कहा था, तो गेज ने कहा था। और रायंस के अनुसार जो है कि यही कहा जाता है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, वहां पर बोला गया है कि वांछित परिवर्तन लाना है जिसका उद्देश्य, और यहाँ पर बोला गया है कि जो दूसरों को सीखने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं, और उन्हें अन्य प्रकार से भी उन्हें क्या किया जाता है, निर्देशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो शिक्षण कहते हैं। तो ये जो कहा है, किसने कहा है, तो रायंस जी ने कहा है। ये आपका पॉइंट जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो है कि यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको जो है कि एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक बार सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, ये जो पॉइंट्स आप बताते जा रहे हैं, हम आपको परिभाषाएं बताते जा रहे हैं, इनको आप नोट्स करते हुए चलिएगा और किन के अनुसार है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि शिक्षण का जो है कि अर्थ क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि शिक्षण की आखिर विशेषताएं क्या हैं। एक एक पॉइंट जो है कि हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि जो है चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, और दोस्तों वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण की विशेषताएँ जो है कि क्या है, तो सबसे पहली विशेषताओं की बात कर लें तो शिक्षा शास्त्रियों के अनुमतानुसार शिक्षण की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला जो इसका विशेषता है शिक्षण की, कि शिक्षण जो है क्या होता है, तो निर्देशात्मक होता है। तो जैसा अभी हमने ऊपर जो है कि क्या पढ़ा है, जो परिभाषा पढ़ी है उसमें ही बोला गया है कि यह क्या करता है, इसमें दूसरों को निर्देश दिया जाता है क्या करने के लिए, सिखाने के लिए। ठीक है, किसके अनुसार, तो रायंस के अनुसार। ठीक है, तो शिक्षण निर्देशात्मक होता है
और उसके बाद बात कर लेते हैं कि शिक्षण आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होता है। वही चीज़ यानी कि आदेशात्मक आदेशात्मक और निर्देशात्मक में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा दोनों वर्ड को। ठीक है, विद्यालय के वातावरण में कठोरता के स्थान पर सहयोग और प्रेम होता है। यानी जब आप किसी को आदेश देते हैं तो कहीं न कहीं उसमें एक कठोरता एक जो है कि झलकती है। तो उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि विद्यालय के वातावरण में हम कठोरता के स्थान पर क्या करते हैं, सहयोग और प्रेम होता है। अध्यापक जो है बालकों से आदेश द्वारा सहानुभूति और प्रेम से निर्देश प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि जो अध्यापक किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो ना कि उससे आदेश बल्कि वो एक निर्देश के रूप में जो है कि क्या करते हैं, यह होता है शिक्षण कार्य। तो ये इसलिए इसको क्या कहा गया है कि शिक्षण जो है कि आदेशात्मक न होकर के क्या है कि एक निर्देशात्मक होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शिक्षण कैसा होता है, निर्देशात्मक होता है ना कि आदेशात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट। तो शिक्षा प्रेरणादायक होता है। शिक्षण की दूसरी विशेषता उसका प्रेरणादायक होना है। जितना शिक्षण जितना प्रेरणादायक होगा उतना ही उसे क्या कहा जाएगा, सफल कहा जाएगा। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि शिक्षण का कार्य प्रेरणादायक होता है, क्योंकि शिक्षक द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उनके प्रेरणा से जो क्या होते हैं कि विद्यार्थी जो है प्रभावित होते हैं और उनमें जो है वांछित परिवर्तन देखने को मिलता है उनके प्रेरणा के अनुसार। तो ये शिक्षण क्या है, प्रेरणादायक होता है। ये भी पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग जो है कि नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपको बहुत जो है कि हेल्प मिल जाएगी। लास्ट टाइम में आपका नोट्स बड़ा नहीं होगा, पर आपको यहाँ पढ़ना जरूरी है सारी चीज़ें। और नोट्स इसलिए होगा क्योंकि आप रिवीजन कर पाएँ, ताकि वो माइंड में एक बार वो चीज़ें देखने पर आपके माइंड में पूरा का पूरा जो है कि छप जाए। ठीक है, तो नोट्स आप बनाते चलिएगा, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। जो आपका हेडिंग है, हेडिंग बाय हेडिंग भी अगर आप नोट्स करते हैं यहाँ पर तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि विशेषताएं हैं तो आप निश्चित रूप से इसको जो है कि समझ जाएंगे एक बार बताने पर। और उसको जो है कि अगर आप पॉइंट वाइज किए हैं तो आपके माइंड में पूरा का पूरा जो है कि उसका सारांश जो है आपको समझ में आ जाएगा एक हेडिंग के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो शिक्षण जो है प्रगति पर आधारित रहता है। बिल्कुल बात सही है कि शिक्षण जो है प्रगति पर आधारित रहता है, क्योंकि सफल शिक्षण सदा क्या होता है, प्रगतिशील होता है, मतलब आगे बढ़ता है। और शिक्षण के माध्यम से बालक की जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक प्रगति का प्रयास किया जाता है, यानी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यानी उसमें जो वांछित परिवर्तन है वो सही दिशा में होने चाहिए, इसका जो है कि प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा, तो शिक्षण के द्वारा। तो अध्यापक को स्वयं भी क्या होना चाहिए, प्रगतिशील भावनाओं से अपने को ओतप्रोत रखना चाहिए, क्योंकि अगर अपने प्रगतिशील नहीं होगा तो विद्यार्थियों को किस तरीके से प्रगतिशील होने में मदद करेंगे। तो इस वजह से अध्यापक को भी स्वयं क्या होना चाहिए, प्रगतिशील भावनाओं से बिल्कुल ओतप्रोत होना चाहिए, यानी भरा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो शिक्षण जो है सहानुभूतिपूर्ण होता है। जैसा कि पहले ही पॉइंट में उसमें बोला गया है, अब जब आप देखें हैं निर्देशात्मक में तो उसमें बोला गया है कि सहानुभूति के द्वारा। ठीक है, तो शिक्षण सहानुभूतिपूर्ण भी होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो शिक्षण का सहानुभूतिपूर्ण होना परम आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है, तो सहानुभूति और प्रेम के वातावरण में किया गया शिक्षण बालकों को क्या देता है, तो प्रेरणा देता है और उत्साह देता है। ठीक है, और कठोर अनुशासन के कारण जो है वातावरण में बालक सदा क्या कर रहता है, भयभीत रहता है। यदि आप कठोर अनुशासन का पालन करते हैं तो बच्चा जो है कि डरता है। यदि आप डराएंगे बच्चे को तो बच्चा जो है कि अपनी बात को खुलकर कह नहीं पाएगा, क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपसे। अगर उसको कुछ आता भी नहीं है, आपने कुछ बताया, टीचर ने कुछ बताया, और वहाँ पर अगर आपने कठोर अनुशासन का पालन कर रहे हैं तो बच्चा जो है डर के मारे आपसे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। भले ही उस क्वेश्चन को वो नहीं आ पा रहा है, भले ही आप पूछें कि बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, पर वो डर के मारे आपसे दोबारा पूछने के हिम्मत नहीं करेंगे। तो इस वजह से ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और उनके ज्ञान का विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो बाल बिल्कुल पॉइंट वाइज है, बिल्कुल सही है कि अगर आप कठोर अनुशासन का पालन करेंगे तो बच्चे आपसे सीखेंगे नहीं, यानी सीखेंगे, अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो आपसे पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करेंगे। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप जो है आगे चले जाएंगे और पीछे जो है कि बच्चा जो है समझ नहीं पाएगा चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षण करते समय बालकों के साथ कैसा करें, तो सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार करे। बालक की भूल
प्रेम पूर्वक बताई जाए, केवल दंड देना अनुरुचि नहीं है। यानी अगर बच्चे को अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वह जो है कि उस चीज़ को गलत बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमें उसे दंड देना है, हमको यही समझना है। हम इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको ये पता चले कि आखिर बच्चे में प्रॉब्लम्स क्या है, कमी क्या है, और उसको अगर हम जान गए तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, वो भी प्रेम पूर्वक। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो शिक्षण जो है कि सुव्यवस्थित होता है। तो शिक्षण को प्रणालीबद्ध तथा या सुव्यवस्थित होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। अगर प्रणालीबद्ध और सुव्यवस्थित नहीं होगा तो चीज़ें जो है कि अच्छे तरीके से शिक्षण जो है कार्य संपन्न नहीं होगा, सफल नहीं होगा, और चीज़ें समझ में आएंगी नहीं बच्चों को, क्योंकि सुव्यवस्थित शिक्षण को सफलता की ओर ले जाने वाला होता है। तो बिल्कुल बात सही है। और अध्यापक बिना शंका के पाठ का क्या करता है, प्रारंभ करता है। यदि आप देखे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर गिनती सीखना है तो क्या करना है। यदि आप जो है मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले ऐड सीख लेंगे और गिनती आपको पता ही नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको टेबल पता नहीं। तो ऐसे नहीं, वो प्रणालीबद्ध है, एक सुव्यवस्थित है, तो आपको समझ में आ जाता है, टीचर को समझ में आ जाता है। बुक्स मिली तो उसको फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि चीज़ें जो है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड ही स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं। यदि वो पहले 10 चैप्टर या फिर 9 चैप्टर स्टार्ट कर देगा तो पीछे की जो चीज़ें हैं जो नहीं जानता है बच्चा, तो उससे उसमें वहाँ पर क्या होगी, उसके शिक्षण कार्य में क्या हो जाएगी, बाधा पड़ेगी, और उसको जो है सीखना जो है अवरुद्ध हो जाएगा। ज्ञान का जो विकास है वो भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होगा, जिससे शिक्षण कार्य सफल नहीं हो सकता है। इस वजह से जो है कि क्या होना चाहिए, शिक्षण सुव्यवस्थित होना चाहिए, प्रणालीबद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि उसका उद्देश्य कथन भी प्रभावशाली होता है और विषय प्रतिपादन से भी उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि पाठ का शिक्षण आरंभ करने से पूर्व उसकी योजना ठीक प्रकार से बना ले। यानी इसकी बात की जा रही है पाठ योजना की, कि अगर आप शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, उसका पाठ योजना तैयार कर लें। ठीक है, तभी आप अच्छे तरीके से जो है कि आपका जो शिक्षण कार्य है वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो शिक्षण सहयोग पर क्या है, आधारित रहता है। तो बिल्कुल बात सही है कि शिक्षण जो है सहयोग पर आधारित रहता है। तो अध्यापक को ध्यान में रखना है कि शिक्षण एक मार्गीय नहीं है। ठीक है, एक मार्ग से ही केवल शिक्षण का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक मार्गीय नहीं है। और शिक्षण सफल तभी माना जाएगा जब अध्यापक और बालक दोनों ही सहयोग से क्या करते हों, काम करते हों। बालक के सहयोग के अभाव में शिक्षण को सफलता नहीं प्राप्त होती है। बिल्कुल बात सही है कि अगर बालक ही सहयोग नहीं करेगा तो शिक्षण को सफल कैसे माना जाएगा, क्योंकि वह सहयोग नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं तो हमारा शिक्षण सफल नहीं होगा। तो अध्यापक को बालक का सहयोग लेकर ही क्या करना चाहिए, विषय को पढ़ाना चाहिए। उनकी रुचि और उनके वातावरण को देखते हुए इन सारी चीज़ों के सहयोग करने के बाद जो है हमें अपना शिक्षण कार्य करना चाहिए। तभी जो है कि हमारा जो शिक्षण कार्य है वो क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिक्षण में बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल रखा जाता है। जैसा कि जो लोग भी अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सी टेट या यूपी टेट जो है कि क्वालिफाई किए होंगे, और उसमें आपको बताया गया होगा, सी टेट अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। यानी कि बच्चा जो सीखने जा रहा है उसके बारे में, उसके जो धारणाएं हैं उसके बारे में, उसकी जो पहले से जानकारियां हैं उसको आपको ध्यान में रखकर ही चलना है। उसी के आधार पर आपको आगे की चीज़ों को पढ़ाना है, उसको सिखाना है, बताना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिक्षण जो है कि क्या है, प्रजातंत्रात्मक होता है। तो आज के युग में शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रजातंत्रात्मक भावनाओं को क्या दिया गया है, तो महत्व दिया जाता है। कक्षा का जो संपूर्ण वातावरण होता है वो प्रजातंत्रात्मक प्रणालियों पर क्या होता है, आधारित रहता है, और समस्त बालकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अध्यापक से आशा यही की जाती है कि वह समस्त बालकों के साथ कैसा करे, तो एक जैसा व्यवहार करे, चाहे वह धनी हो, निर्धन हो, किसी भी अल्पसंख्यक परिवार से आया हो, उससे मतलब नहीं है। सभी लोग कक्षा में एक समान होते हैं, और शिक्षक का कार्य है कि सभी बालकों को एक समान जो है कि अवसर दें, अवसर उपलब्ध कराएं, एक ही निगाह से सभी को देखें, सबको बराबर। तो यहाँ पर दिया है ना कि समान रूप से प्रगति करने का अवसर दिया जाएगा। तो ये होता है शिक्षण जो है कि प्रजातंत्रात्मक होता है। उसके बाद बात करें तो शिक्षण उपचारपूर्ण होता है।
शिक्षण के यानी हाँ, इसको मैंने पहले ही बताया, पर आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि शिक्षण में जो बालकों की भूलों का उपचार उपचार किया जाता है, यानी किसी चीज़ को हमने बताया और बच्चे से पूछा और उस बच्चे ने जो है कि उस चीज़ को गलत बताया, तो ये जो उसकी गलती है, भूल है, उसका क्या होता है, उपचार किया जाता है। तो बालकों के सामने उनकी भूलों को केवल लाकर ही वहीं रख दिया जाता है, वरन अध्यापक यथासंभव उनको ठीक करने का प्रयास करता है। तो यही बात बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे में जो गलती है केवल हम उसको उसके सामने लाकर ही देख देते हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलती है, बल्कि हमको हाँ शिक्षक से जितना हो सकता है यानी यथासंभव प्रयास किया जाता है कि उसके अंदर जो कमी है, उसकी जो गलतियाँ हैं वो बालक के अंदर, उसको क्या किया जाए, दूर करने का प्रयास करता है कौन, शिक्षक। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो शिक्षण बालक में क्या करता है, तो आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। शिक्षण क्या करता है, बालक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, यानी सफल शिक्षण बालकों में आत्मविश्वास की क्या करता है, भावना उत्पन्न करता है। बिल्कुल बात सही है, यदि शिक्षण आपका सफल रहा तो उनके अंदर जो है आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की भावना जो है कि जागृत होती है, उत्पन्न होती है, और अध्यापक जो है बालकों को स्वयं हल करने का क्या करता है, अवसर प्रदान करता है और स्वयं कार्य करने की क्या देता है, प्रेरणा देता है, जिससे क्या होता है कि उसमें उनके आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है, उनका आत्मविश्वास वहां से बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो उत्तम शिक्षण की क्या है, विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या हैं इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। तो उत्तम शिक्षण जो है छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है, और योकम व सिम्पसन ने अच्छे शिक्षण की जो है कुछ निम्नलिखित विशेषताएं दी हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं जो है कि प्रदान की जाती हैं। बिल्कुल बात सही, ठीक है, ये विशेषताएं हैं, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा कि अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, यानी जो सही चीज़ें हैं वही उनको बताई जाती हैं। नेक्स्ट जो है, यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतंत्री आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए क्या रहता है, प्रेरित होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो एक अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है, यानी जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप स्टेप बाई स्टेप चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, कि देखिए जो आप ऊपर पढ़े हैं उसके ठीक नीचे आ रहे हैं, तो आपको चीज़ें अपने आप समझ में आती जा रही होंगी। तो यही होता है कि अगर आप पहले से उसके बारे में थोड़ा बहुत जो पूर्व गान को क्यों जो है कि महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो पांचवा जो पॉइंट है कि उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अभी लास्ट पॉइंट हमने जो है कि पढ़ा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें छात्र जो है सदैव क्रियाशील रहते हैं और उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है, और उत्तम शिक्षण में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि बिल्कुल बात सही है कि अगर आप उत्तम शिक्षण कर रहे हैं तो छात्रों की जो क्षमताएं होंगी वह एक समान न होकर सभी में अलग अलग होती हैं, तो उनके अनुरूप भी हमें क्या करना है, कार्य करना है। हमें ऐसे ही एक शिक्षण कार्य करना है जिनको जो है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए करना है, कि सभी छात्रों को एक समान सीखने का जो है कि अवसर प्रदान हो, एक समान सीख सके। उसके बाद बात कर लेते हैं विशेषताओं के बाद कि इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, एक एक पॉइंट करते हुए चलेंगे। और मैं आपको बता दूं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगा कि हाँ ये जो आप पढ़े हैं इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है, इनसे क्या क्वेश्चंस बने हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको चीज़ें जो है कि समझ में आएंगी कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या है शिक्षण के उद्देश्य में। एक चीज को देखते हुए चलिएगा कि तीव्र गति से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव शिक्षा प्रक्रिया पर भी क्या होता है, पड़ता है। बिल्कुल बात सही है कि जो तीव्र गति से जीवन के जो विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है उसका भी प्रभाव हमें शिक्षा पर देखने को मिलता है, और जिससे शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों, प्रविधियों, पाठ्यक्रम व शिक्षा की भूमिका में व्यापक बदलाव आया है, यानी बड़ा बदलाव आया है। और आज शिक्षण का जो मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है, सीखने की प्रक्रिया को बालोपयोगी, रुचिकर, आनंददायी,
प्रभावी, व्यवहारिक व बोधगम्य बनाना है। यानी कि बालक को इस तरीके से सिखाना है कि वह बालक के लिए क्या हो, उपयोगी हो, छात्रों के लिए उपयोगी हो, उनके रुचि के अनुसार हो और उन्हें वो चीज़ें करने में मज़ा भी आए, आनंद भी आए और बच्चा सीखता भी रहे और प्रभावी भी हो, व्यवहारिक भी हो, सहयोग से एक दूसरे के काम हो और बोधगम्य बनाना है, जिससे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकें, विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझ सके और उसका यथासमय प्रयोग कर सके। तो चलिए देख लेते हैं जो मेन उसके उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। तो शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण का जो उद्देश्य है शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करके उनके व्यक्तित्व, क्षमताओं, योग्यताओं व कुशलताओं का अधिकतम क्या है, विकास करना है। सर्वप्रथम जो ये आपका प्रथम उद्देश्य है शिक्षण का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में क्या कर सकें, रुचि ले सकें। तो उन्हें क्या करना है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। सेकंड जो है कि छात्रों में क्या करना है, आत्मविश्वास की भावना जागृत करना है। जैसे आप पॉइंट वाइज ऊपर से पढ़ते हुए आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप एक एक चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आती जाएंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि छात्रों की जो मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा देना व उनमें स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, जिससे वे समाज, देश व विश्व कल्याण में क्या कर सके, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। नेक्स्ट पॉइंट वहाँ पर देने के बाद अगर वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं तो उसके लिए जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बात सही है। यदि इंसान ने क्या किया है कि धरती पर पैदा हो गया है तो उसका जीविकोपार्जन करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए वो पूरी जीवन भर मेहनत करता है। तो अतः छात्रों को स्वावलंबी बनाना व उनमें व्यावसायिक दक्षता भी उत्पन्न करना भी क्या है, शिक्षण का उद्देश्य है, ताकि वो अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि ये उद्देश्य बिल्कुल सही है कि व्यावसायिक दक्षता अगर नहीं होगी तो उस अपना जो है जीवन उत्पादन, जीविकोपार्जन कैसे करेगा, जो कि सभी लोग करना ही है, सबको करना है। और किसी तरीके से जो है भविष्य में अच्छे तरीके से एक बेहतर नागरिक होने के बाद आपका जीवन जो है किस तरीके से बीत रहा है वो भी आपका डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता यानी लीडर की क्षमता और नैतिक क्षमता और व्यावसायिक मूल्यों का भी विकास करना क्या है, इसका उद्देश्य है शिक्षण का। नेक्स्ट है कि छात्रों को स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति क्या करना, जागरूक बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्रों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो बिल्कुल बात सही है, मार्गदर्शन बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। यदि शिक्षक द्वारा जो मार्गदर्शन है वो सही दिशा में मिलेगा तो निश्चित रूप से जो है छात्रों को सफलता लेने में क्या होगी, आसानी होगी और वो सही दिशा में जो है कि सफल होने में उसको कम समय लगेगा, अगर जो है उसका दिशा निर्देश सही है। आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है हमारा शिक्षण का सिद्धांत आएगा। तो अभी आज तक के वीडियो में दोस्तों आज पहला जो है कि वीडियोज़ रहा है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि ये वीडियोज़ पहुँचे, ताकि जो लोग भी अभी तक देख नहीं पाए हैं इस वीडियोज़ को उनके यहाँ पहुँचाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ, उनका जो है कि भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। तो दोस्तों वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, जहां पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ से बात करें कि शिक्षण का जो सिद्धांत है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि कवर करेंगे, और इसी तरीके से आपको आगे बड़ी वीडियोस देखने को मिल सकती है। ठीक है, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी 1 से 2 दिन के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि जुड़ पाएँ, ताकि किसी का छूटे नहीं कुछ। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे शिक्षण के सिद्धांत से आगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।